ठीक है, चलिए। ए बाबू, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए ना आइएगा यहाँ पे। देखिए 16 मार्च 1968 को घटित होने वाली ये घटना बहुत काफी दर्दनाक घटना थी ना, मतलब बहुत काफी दर्द से भरी हुई घटना थी। देखिए इस गांव का बस कसूर इतना ही था, इस गांव का कसूर इतना ही था कि ये गांव जो है ना, वह दक्षिण वियतनाम में जो वियतकांग पार्टी था इसका समर्थित था ना, यानी इसका समर्थन करता था। और अमेरिका नहीं चाहता था कि इसका समर्थन करे। पता है अमेरिका के सैनिक ने क्या अत्याचार किया था? इस गांव के, माइली गांव का जो भी पुरुष है, उन पुरुष को सबसे पहले मार दिया गया। अब माइली गांव में कोई पुरुष बचा ही नहीं, औरत लोग, बच्ची लोग, जितना जो भी था उसको बंदी बना लिया गया, बंधक बना लिया गया, उसका शोषण किया गया, उसके बाद फिर उसको भी मार दिया गया ना। इस तरह का मिसयूज, इस तरह का मतलब हैवानियत किया था अमेरिका, ठीक है ना, वह दक्षिण वियतनाम को पाने के लिए, दक्षिण वियतनाम पे अपना शासन चलाने के लिए। अब देखिए इससे हम लोग आगे चलेंगे। देखिए जैसे ही माइली गांव का घटना प्रकाश में आया, ए बाबू बात मत करो प्लीज आप लोग। देखिए जैसे ही माइली गांव का घटना प्रकाश में लोगों के पास आता है, विश्व में पहुंचता है, तो जो अमेरिका, अभी तक अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वह फिल्म बना करके ये बताने का प्रयास कर रही थी कि अमेरिका जो कर रहा है वो बेटर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका का ये रुख, अमेरिका का ये इस तरह से किसी के साथ हैवानियत करना, अब वहाँ पे उसके खिलाफ फिल्में बनने लगी। यानी कि अमेरिका में हॉलीवुड फिल्में जो है अमेरिका में बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे वह फिल्में बनने लगी ना इसके लिए, जिससे उस फिल्मों के माध्यम से और भी बुद्धिजीवियों के माध्यम से लोगों को अब धीरे धीरे अन्य देशों में भी पता चलने लगा कि बहुत बुरा बिहेव कर रहा है अमेरिका वियतनाम के साथ। जबकि वियतनाम खुद स्वतंत्र होना चाहता है, वियतनाम खुद चुनाव कराना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वह दबाव दे रहा है, वह पूंजीवादी व्यवस्था को लाना चाह रहा है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था आए। देखिए वियतनाम का कुछ कहानी इस तरह से है। अगर आप वियतनाम को देखेंगे या वियतनाम के कहानी को समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि एक रहता है कि उसका है और किसी और के पास है, वो पाने के लिए कर रहा है तो अच्छा लगता है, लेकिन है किसी और का और वो खुद अपने पाने के लिए अपने को संघर्ष कर रहा है, अपने खून दे रहा है, यानी जान दे रहा है, और उसको मारा जा रहा है किसी और के लिए। यानी ये सरासर यहाँ पे अमेरिका की गलती थी, ठीक है ना, सरासर यहाँ पे अमेरिका की गलती थी। देखिए जब आप इंटरनेशनली कभी कभी जब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़िएगा ना, तो आपको यही लगेगा ना कि सारा संस्था, जितने भी इंटरनेशनली संस्था बनी हुई हैं, वो सभी धरी की धरी रह जाती हैं एक ताकतवर देश के आगे। वह एक तरह से, माने हम आपको अगर बात हम बोले तो वह काम करता है सिर्फ आग्रह पर, न कि आदेश पर। आग्रह और आदेश में अंतर होता है ना, एक कोई कमांड दे रहा है और एक कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट में हाँ और ना दोनों होता है, जबकि कमांड में करना ही है बस ना। तो इस तरह का जो भी इंटरनेशनल संस्था है वह सिर्फ आलोचना कर सकती है और कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ पर जो है वह दक्षिण वियतनाम के साथ इतना काफ़ी। अब आपको हम कल के क्लास में जो भी रासायनिक बम, केमिकल बम यूज किए गए थे उसके बारे में हम बताए ही थे आप लोगों को, कि जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज, उसके बाद फास्फोरस बम, इतना खतरनाक बम जो कि वहाँ के हरियाली को मार दे, वहाँ पे CO2 की अधिकता कर दे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी अधिकता हो जाए,
ना, उसके बाद लोग वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए 800 डिग्री 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ के जनता को दिक्कत होगा। हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है अभी लगभग अगर हम बताएं तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा अभी का टेम्परेचर, तो अभी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस होगा, इतना टेम्परेचर होगा। माने दोपहर की हम बात कर रहे हैं आपको, अभी तो टेम्परेचर नीचे आ रहा होगा। अब सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जब पानी खौलता है, पानी खौलता है। और आप लोग पढ़े भी होंगे 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा? 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो आप बस इससे समझ लीजिए क्या हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस पे कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और कि जब कहीं पे जैसे जापान में हिरोशिमा में जो लोग जीवित बच गए, कुछ लोग नागासाकी में जो लोग जीवित बच गए कुछ लोग, अब हम जापान में हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र कर रहे हैं तो आप क्या कुछ बातों को समझ पा रहे हैं? हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम जिक्र करना चाह रहे हैं एटॉमिक बम के बारे में, एटॉमिक बम के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं। देखिए क्या हुआ था कि जब वहाँ पे बम गिरा था ना, तो अचानक इतना हाई टेम्परेचर हो गया, अचानक इतना हाई टेम्परेचर हो गया और पूरी तरीके से क्लाउड बन गया, ठीक है ना, क्लाउड बन गया। क्लाउड बनने के बाद फिर बारिश हुआ। अब लोगों को लगा कि इतना टेम्परेचर में ये बारिश जो होगा वह कुछ राहत होगा, लेकिन बारिश हुआ और खतरनाक हो गया। क्योंकि आप लोग एसिड रेन का नाम सुने हैं, अम्लीय वर्षा, वह एसिड रेन था, ठीक है ना। अब इसके पीछे का क्यों एसिड रेन हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे का एक अलग बात है ना। खैर इसमें एटॉमिक बम या कुछ अलग योगदान नहीं है। एटॉमिक बम ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट कर देगा ना कि कहीं पर अगर एटॉमिक बम मार दिया जाए तो वहाँ पे कुछ समय के बाद बारिश होगा, ठीक है ना, उस समय वहाँ पे कुछ समय के लिए। लेकिन बारिश आपको लगता है कि वह मान लीजिए कि बारिश नहीं तेजाब है, ऐसा बारिश होगा। क्योंकि जितने भी वायुमंडल में एटॉमिक बम से निकले धुएं हैं ना, जितने भी रसायन हैं, वो सभी रसायन अब क्लाउड बन चुके हैं। वो क्लाउड जो है आपस में टकरा, वो फिर बादल के साथ मिलते हैं, यानी पानी के साथ मिल जाते हैं। फिर पानी के साथ मिलते हैं तो फिर बादल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर बारिश के रूप में आता है। तो और खतरनाक होता है, किसके लिए? हरियाली के लिए खतरनाक होता है, घरों के लिए, इंसानों के लिए खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे की चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जब हो गया तो अब जो है इस टाइम पे, यानी कि अब इसके जस्ट बाद 1969 के टाइम पर आ जाते हैं निक्सन राष्ट्रपति अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति बदल जाते हैं, निक्सन आ जाते हैं। उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो जोहेंसन थे, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे जोहेंसन, ठीक है। देखिएगा जोहेंसन राष्ट्रपति के काल में अभी तक यहाँ हो रहा है। अब निक्सन आते हैं तो कुछ शांति के लिए उपाय निकालते हैं। निक्सन जब आते हैं तो वो कुछ शांति के लिए उपाय निकालते हैं। वियतनाम की कहानी में, वियतनाम के गृह युद्ध में कुछ शांति की उपाय निकाली जाती है। तो सबसे पहले इनके द्वारा जो है वह निक्सन के द्वारा आपको 7 अक्टूबर 1970 को 7 अक्टूबर 1970 को 7 जून किताब में दिया हुआ है, हटाइए तो, मतलब यहाँ पे 7 आपने देख लिया और बोल दिया। अच्छा ये बात है। चलिए निक्सन का 5 सूत्री जो है योजना वह निकाले। अब ये सुनिएगा, यहाँ पे 5 सूत्री योजना, देखिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निक्सन का 5 सूत्री योजना क्या था।
ना निक्सन का 5 सूत्री योजना में क्या कहा गया था। देखिए सबसे पहला निक्सन ने जब 7 अक्टूबर 1970 को 5 सूत्री योजना दी है तो इसमें पहला बात उन्होंने कहा था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं जो होगा वह युद्ध बंद कर देगी। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर देगी और जहां है वहां रहे अपने स्थान पे, लेकिन युद्ध बंद कर दे। उसके बाद इन्होंने कहा कि युद्ध विराम का जो भी उसका निगरानी है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि यूएनओ करेगी। 2 नंबर बात इसमें था। पहला नंबर निक्सन ने कहा था अपने इस योजना में, यानी कि इन्होंने जब आया ना तो इन पर जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई हिंद चीन के अंदर जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है ये इतनी अशांति है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, आप इसको शांत करने का प्रयास करो प्लीज़। उन्होंने कहा ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शांत हो जाए। निक्सन ने कहा, जिन्होंने 1969 में चुनाव जीता था, 1969 से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जो हैनसन थे, ठीक है ना। अब इनसे एक उम्मीद था अमेरिका को भी और इनसे एक उम्मीद था वियतनाम को भी कि हो सकता है ये राष्ट्रपति कुछ करे। अब आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि सारी हिंद चीन के सैनिक जो है वह युद्ध रोक दे और अपने स्थान पे रहे। युद्ध का यानी शांति का जो भी वियतनाम शांति का केस है उसका जांच पड़ताल, उसका देख रेख जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी, यूएनओ, ठीक है ना। इस चीज का 2 नंबर में इन्होंने बात रखा। उसके बाद अगला बात इन्होंने रखा कि इसके दौरान 3 नंबर में बात रखा कि कोई भी अपने शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, यानी आर्मी बढ़ाना या अदर टैंक खरीदना या किसी तरह से बम खरीदना या किसी तरह से आधुनिक हथियार खरीदना, ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा। इसके आगे था कि युद्ध विराम हो गया है इसके दौरान, यानी कि जब ये 5 सूत्री योजना को मान लेंगे और युद्ध विराम हो जाएगा, इसके दौरान कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। और इसमें एक अंतिम था कि इसका लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य है, इन सभी बातों का लक्ष्य है कि हम हिंद चीन में शांति स्थापित करें, बस। अब यहाँ पर लेकिन ये जो वियतकांग था, ये वियतकांग जो था इसको नहीं माना। अब क्या कमी रह गई कि इसको वियतकांग नहीं माना। इसमें युद्ध बंद करने की बात करी ही गई है। इसमें यह भी कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्था है उसको देख रेख में ये काम किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जब युद्ध विराम हो जाएगा कोई भी सैनिक किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई भी देश अपना सैनिक बढ़ाने का कोशिश नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों पे जब बात हो ही गया है तो फिर काहे का लोग मान नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे एक ही चीज कमी थी, लोग चाहते थे, वियतकांग चाहता था। वियतकांग क्या है, जगह का नाम है ना, हाँ है ना, वियतकांग पार्टी का संगठन का नाम है ना, एक संगठन का नाम है वियतकांग। वियतनाम का कहना था कि दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका सैनिक को हमेशा के लिए हटा दो, वियतकांग को अपने ऊपर छोड़ो और अपने वियतकांग जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अपने नेतृत्व में एकीकरण करेगा। ये चीज इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि अमेरिका तुम्हें छोड़कर जाएगा। खाली विराम की बात की गई है लेकिन लिखा नहीं गया है कि अमेरिका छोड़कर जाएगा। इनको सीधा सीधा कहना था कि तुम कहो कि अमेरिका छोड़ के जाएगा। इतना बर्बाद हुआ है, इस बर्बादी का कुछ इसमें बात नहीं लिखा गया है कि हमने वियतनाम का इतना बर्बाद किया, इतना शोषण किया वियतनाम का, उसके बदला में हम इनको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हम क्या उसके लिए हम इनको हर्जाना देंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे टोटली सिर्फ यही बात कहा गया कि युद्ध बंद रहेगा, कोई जहां सैनिक है वहीं पे रहे, कोई भी अपना ताकत बढ़ाने का कोशिश ना करे, इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा। उसके बाद कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा और अगला जो होगा कि युद्ध के दौरान युद्ध अगर बंद है तो कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट बोले कि मेरा उद्देश्य है कि वियतनाम को शांति प्राप्त किया जाए, यही चीज। लेकिन यहाँ पे हम बताए ना कि यहाँ पे कोई ये बात ही नहीं था कि अमेरिका छोड़ करके जाएगा भी, यही इसमें कमी था।
खैर आपसे इतना इतना डिटेल में अंदर जाकर पूछने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि निक्सन की 5 सूत्री योजना का कमी क्या थी, ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक कभी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना पूछ सकता है कि निक्सन की 5 सूत्री योजना क्या थी। तो आपको तो ऐसे ही याद है, युद्ध रोक दिया जाएगा, सैनिक जहां है वही रहे, कोई अपना ताकत बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, युद्ध का जो भी शांति रखा गया है इसका देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा, उसके बाद जो है युद्ध विराम के दौरान कोई किसी पे हमला नहीं करेगा ना। उसके बाद अगला सबसे लास्ट में था, इसका मेरा उद्देश्य है वियतनाम को शांति प्राप्त करना, हिंद चीन में शांति स्थापित करना, ये चीज था जो कि आप लोग लिख लेंगे। अब जो है आगे इसको नहीं माने लोग, अब जब नहीं माने तब अब आप लोग क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जब नहीं माने तो क्या हुआ, क्या अमेरिका दोबारा बम मारना शुरू कर दिया या कोई समझाना शुरू किया उसको ना, दोबारा समझाना शुरू किया। अब 5 सूत्री देखिए, निक्सन ने सबसे पहला प्रयास अपना किया, निक्सन ने सबसे पहला प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास निक्सन का सफल नहीं हुआ और वहां के लोग जो है इसको नहीं माने। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चीजों पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब जो है 25 जनवरी 1972, 25 जनवरी 1972 को निक्सन ने 8 सूत्री योजना देते हैं ना, निक्सन ने 8 सूत्री योजना देते हैं, ठीक है ना। आगे ये निक्सन जो है वह 8 सूत्री योजना देते हैं। अरे बैठ जाइए कहीं पे ना देखकर। निक्सन जो है वह 8 सूत्री योजना देते हैं। अब आप 8 सूत्री योजना को एक बार सुनिएगा और आप खुद तय कीजिएगा कि 5 सूत्री योजना और 8 सूत्री योजना में क्या डिफरेंस है ना, आप खुद तय कीजिएगा कि 5 लेट से आया भी और बात भी कर रहा है। 8 सूत्री योजना और 5 सूत्री योजना में क्या अंतर है, आप खुद सोचकर डिसाइड कीजिएगा। 8 सूत्री योजना जो है वह कहा गया है कि समझौता होने के 6 महीने के अंदर सभी सैनिक को निकाल लिया जाएगा। इसमें कहा गया कि समझौता हो जाएगा, उसके 6 महीना के अंदर में सभी सैनिक को वहां से निकाल लिया जाएगा, अमेरिका सैनिक वहां से निकल जाएगी। उसके बाद पूरे हिंद चीन में युद्धबंदी जो है वो लागू होगा, यानी केवल वियतनाम में ही नहीं बल्कि पूरे हिंद चीन में यह युद्धबंदी जो है वह युद्ध बंद रहेगा, इसको बंद रखा जाएगा युद्ध को। उसके बाद अगला है कि दोनों पक्ष जो भी युद्ध में बंदी बनाए हैं, अरेस्ट किए हैं सैनिक को, दोनों यानी इधर अमेरिका भी और इधर हिंद चीन भी, हिंद चीन और अमेरिका दोनों अनकंडीशनल उनको रिहा करेंगे। क्या मतलब ये होता है कि अमेरिका भी कुछ हिंद चीन के सैनिकों को पकड़कर अपने जेल में बंद किया था और हिंद चीन के लोग भी अमेरिका के सैनिकों को पकड़ करके जेल में बंद किए थे। अब कहा अमेरिका इन 8 सूत्री योजना में निक्सन के कि अनकंडीशनल यानी कोई शर्त नहीं रखा जाएगा, विदाउट एनी शर्त, कोई भी शर्त के वो रिहा करे उसको ना, हम भी रिहा करें वो भी रिहा करे। ये आपका 3 नंबर पॉइंट था। इसके बाद कहा गया कि जो साउथ वियतनाम है उसमें चुनाव होगा। उसके बाद फिर कहा 5वां नंबर में कि चुनाव से 1 महीना पहले तत्कालिक जो राष्ट्रपति है ना, वह जो है तत्कालिक राष्ट्रपति कौन था वहां का वियतनाम का, थियू। तो निक्सन फिर कहां का था, अमेरिका का था ना, अमेरिका का था। यह जो था दक्षिण वियतनाम का था, थियू। इसको कहा गया कि युद्ध के, अब यहीं पे इसका कमी छूटा, यहाँ पे निक्सन के 8 सूत्री योजना का कमी यही वाला पॉइंट में छूटा हुआ है ना, यही में है। क्या बोला निक्सन कि युद्ध से ओनली 1 मंथ पहले वो पद से हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल अपने पद से इस्तीफा दे देगा। यानी उसको ये नहीं कहा गया कि हमेशा के लिए सत्ता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये नहीं कहा थियू को, जबकि यह अमेरिका समर्थित था
थियू जो था वह अमेरिका समर्थित था। इसको ये नहीं कहा गया कि इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, बल्कि कहा कि 1 महीना पहले यह अपना पद छोड़ देगा ताकि चुनाव जो है वह निष्पक्ष हो सके। अगला नंबर पॉइंट जो है वह देखिएगा आप, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वियतनाम के लोग फैसला लेंगे कि वह क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है कि इन सभी समझौतों का निगरानी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेगी। इन सभी शर्तों का निगरानी जो है, इन सभी शर्त जो भी रखा गया है, इसका निगरानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेगी। और 1954 के समझौता के अनुसार 1954 के समझौता के अनुसार देश का अखंडता, देश का प्रभुता, देश का जो संप्रभुता है, उन सभी चीजों को बनाए रखा जाएगा। और जैसे कहा गया था चुनाव कराने के लिए 1954 में जो समझौता हुआ था, वो समझौता को पूरी तरीके से लागू रखा जाएगा। इतना बात बस हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी वियतनाम के लोग नहीं माने, वियतकांग नहीं माना। और उनको कमी सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? उनको कमी यही 3 नंबर पॉइंट में दिखा कि इन्होंने कहा कि जो दक्षिण वियतनाम का तत्कालिक राष्ट्रपति थियू है, यह मात्र चुनाव से 1 मंथ पहले इस्तीफा दे देगा ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। अब वियतकांग का कहना था कि जब वो वियतनाम में रहेगा, दक्षिण वियतनाम में, और पहले सत्ता में रह चुका है, चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है, उसको पूरी तरीके से हटाइए यहां से। उसका कहना यह था कि थियू को यहां से हटा दीजिए, थियू को कह दीजिए कि तुम हमेशा के लिए सत्ता से निकल गए। थियू को यहां डिमांड था, देखिए वियतकांग का डिमांड था कि थियू को हटाइए। थियू जो है वह किसके द्वारा सपोर्टेड था? अमेरिका द्वारा सपोर्टेड था। अमेरिका इसको समर्थन कर रहा था ना, अमेरिका इसको समर्थन कर रहा था। और यहां पर वियतनाम के लोगों के लिए, यानी दक्षिण वियतनाम के लोगों के लिए, या फिर वियतकांग जो संगठन है उसके लिए यह एक तानाशाही का प्रतीक था। यह तानाशाही का प्रतीक था क्योंकि यह चल रहा था अमेरिका पर। यही एक 3 नंबर पॉइंट, अगर कोई भी आपसे थोड़ा सा एडवांस जाकर पूछे कि कहां कमी रह गया था, सब तो सही लग रहा है ना, चुनाव होगा, चुनाव चाहते थे ना भाई। अरे 5वां में क्या बात है, ना चुनाव का बात किया गया था, ना किसी का, बस युद्ध बंद करने पर फोकस किया गया था। लेकिन इसमें चुनाव का भी बात हुआ, इसमें यह भी बात हो गया है कि भैया एक महीना पहले थियू इस्तीफा भी दे देगा। इसमें यह भी बात हो गया है कि वियतनाम की जनता खुद तय करेगी कि हम कैसे चुनाव करेंगे और किस तरह से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को साथ लेना होगा। वहां की जनता चाह करके साथ हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अमेरिका ये भी कहा था। तब तो अगर नॉर्मल आंखों से देखा जाए और दिमाग से सोचा जाए तो कहिएगा तब तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लेकिन जब वियतकांग के नजरिया से देखिएगा तो वियतकांग कहेगा कि हम नहीं मान सकते हैं कि थियू के हिंद चीन में रहते हुए और चुनाव निष्पक्ष हो जाए। हम ये बात कभी मान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये टाइम अभी तक जो है वह टाइम आ गया है 1972 का, जो कि यह 25 जनवरी 1972 को निक्सन का 8 सूत्री दिया गया। लेकिन वियतनामियों द्वारा इसे भी इनकार कर दिया गया, क्योंकि आपको पता ही है कि क्यों इनकार किया गया। इसको हल्के में मत लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऐसे ही जैसे बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप नहीं बता पाइएगा तो झूठों का आप डटा मराइएगा ना, इसलिए अरे करेगा तुम लोग बदमाशी। उसके बाद चलिए हम लोग आगे आते हैं, बस हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब जब ये भी नहीं माना तो अब आ गया 24 अक्टूबर 1972। यहां पर सब कोई रेडी हो गया। कौन? उत्तरी वियतनाम भी रेडी है, वियतकांग भी रेडी है ना, और अन्य जितने संगठन है सब रेडी है। ओनली दक्षिण वियतनाम रेडी नहीं है, यानी कि इसके लिए वो दक्षिण वियतनाम की जनता रेडी नहीं है। यानी कि देखिए, जब 8 सूत्री योजना को नहीं माना, 5 सूत्री योजना को नहीं माना, 1970 वाला योजना को नहीं माना, 1972 वाला योजना को नहीं माना, तो अरे निक्सन पर जिम्मेदारी था कि आपको किसी न किसी तरह से शांति कराना है। निक्सन पर जिम्मेदारी था कि आपको किसी न किसी तरह से शांति कराना है। अब इन्होंने एक और दिमाग लगाया और कहा कि 24 अक्टूबर 1972 को
सभी संगठन हिंद चिन्ह के और हम लोग और भी जितने एशियाई कंट्रीज है और भी इंटरनेशनल संस्था जो है वह यूएनओ में आए और यहां पर उसका बैठक हो और आप लोग खुद बताएं कि क्या करेंगे। लेकिन इस बैठक से इनकार कर दिए वियतनाम के लोग, दक्षिण वियतनाम के लोग इनकार कर दिए। अब भैया अमेरिका पूरा खिसिया गया, बोला कि तो मजाक बना के रख दिया मेरा, इतने बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, मेरा कोई इज्जत नहीं है। पहला लाए इनकार, दूसरा लाए इनकार, तीसरा लाए वो भी इनकार। अब दक्षिण वियतनाम पे इतना बम गिराएगा ना, जितना हिरोशिमा में बर्बादी नहीं हुआ था ना, उतना दक्षिण वियतनाम को बर्बाद करके रख देगा। ठीक, लेकिन फिर भी बस का नाम था कि भैया तुम मेरे बीच में मत आओ। दक्षिण वियतनाम का कहना था मरना कबूल है लेकिन तुम्हारे साथ समझौता करना कबूल नहीं है हमको, बस इतना ही था। अब इसके बाद लास्ट में हार जाता है। अरे कभी कभी आप देखे होंगे ना कि माता पिता अपने बच्चे को मारते मारते हार जाते हैं, कहते हम का करी, हिहर हो गई बा, मराला ना बहुत मराला, रोज काल्हे लाते मुँह के मर ले रही, हमारा खुद मोह लागे लागत है एकरा पर, लेकिन ये अपन आदत से लाचार बा ना। तो इसी तरह से कुछ दक्षिण वियतनाम था, दक्षिण वियतनाम पूरी तरीका से अपने आप पे आ चुका था, क्योंकि अभी बताए थे कि लगभग 1978 का टाइम, 1968 के टाइम में अब वियतनाम जो है ना वह लड़ रहा था अपने अस्तित्व के लिए ना। 1968 के टाइम पर राष्ट्र तो बाद में था, वो अपना घर बचा रहा था, अपना परिवार बचा रहा था, इसलिए लड़ रहा था। क्योंकि जब माइली गांव में ऐसा घटना हो सकता है कि किसी गांव में जा करके हर एक एक पुरुष को मार देना, महिला को बंधक बना लेना, फिर शोषण करना, फिर उनको भी मार देना। अब बताइए ये देश पे खतरा है या नागरिकों पे खतरा है? देश का तो खतरा अलग था, वो नागरिक जो अंदर में रह रहे हैं गांव में उन पर तक खतरा पहुंच चुका है। तो लोग अब 1968 में स्थिति ये थी कि लोग अपने वियतनाम के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, लेकिन अब वही बात है, दक्षिण वियतनाम जब नहीं मानता है इससे, तो तब जाके यानी 24 अक्टूबर 1972 के समझौता को नहीं मानता है, तब अमेरिका इतना बम बरसाता है जितना हिरोशिमा में बर्बादी नहीं हुआ था ना, उससे ज्यादा बर्बादी आंका जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे, उसके बावजूद भी अब जो है यह हार नहीं मानता है, तो अंत में अमेरिका को झुकना पड़ा। और आपको 1973 एग्जैक्टली डेट आपका है 27 जनवरी, 27 फरवरी दिया है ना आप लोगों में, हाँ आप लोगों में फरवरी ये देता है, लेकिन एक्चुअल में जनवरी है, ठीक है ना। हाँ तो आप खा के नहीं आई है ना, आपको तो धुंधला दिखाई देवे करेगा ना। ठीक है, बुक में लिखा है उसको काट के जनवरी कर लीजिए, ठीक है। आए बुक में गलती हो सकता है, दिमाग से। चलिए आइए जनवरी कर लीजिएगा, अपने अपने घर पे जाके सर्च कीजिएगा कि जो पेरिस का फाइनल समझौता था। देखिए हम आपको क्या बोले, ए बाबू इधर सुनो, इस सब के बात में ना रहनी ना, जान तो दिमाग तनी कम होला, ठीक ना। वही से तोहन जना बहुत माने गंभीरताई में रहेला जा, तोहन जना अगर एक भी लिखा रही ना तो कहबा जा चलो मान लिया 9 ही है ना, मान लिया। एहन जना 9 लिखा रही ना, कहन ये तो साफ लिखा ना, तो हम माने नाम के चीज कुछ ना जानी। इसीलिए लड़की के मैथ कमजोर होला ना, अधिकतर देखिए लड़का से लड़की के मैथ कमजोर होला, जितना मैथ बढ़िया होला लड़कन के होला, लड़की के खाली मैथ ना कर मनबे ना कर बुझा मानते नहीं बुझा कि 9 है, ठीक है ना। चलिए आइए आते हैं हम लोग फिर से, ठीक है ना। यहाँ पे होता है पेरिस समझौता। अच्छा हम आप लोगों को बताए थे शुरू में बताए थे कि ये पेरिस समझौता एक ऐसी समझौता है, पेरिस समझौता एक ऐसी समझौता है जो सबसे लंबे समय तक चला था।
क्योंकि शुरू में जब पेरिस समझौता आयोजित किया गया था तो अमेरिका के जिद के आगे, अमेरिका का जिद था कि मेरा सैनिक वही रहेगा, इस जिद के आगे ये समझौता नहीं हो पाया था। तो हम बोले थे आप लोगों को कल ही कि ये 6 महीने के समझौता नहीं हो पाया क्योंकि वियतनाम के लोग मान नहीं रहे थे। अरे जस्ट लाइक ईरान वाला हाल हुआ था, ईरान वाला हाल हुआ था। जैसे आज ईरान कैसे हुआ, अभी पाकिस्तान में समझौता के लिए फिर समझौता नहीं हुआ समझौता। तो इस तरह का हाल वहां पे था। अब इसके बाद आगे जो है, अब यहाँ पर, हाँ, अब जो यहाँ पे हुआ ना, ये आपको जानने वाली बात है, ठीक है ना, कि अब इसमें जो जो पेरिस समझौता में बात होंगी उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहला हुआ कि वियतनाम युद्ध का अंत होगा, इसमें पहला नंबर कहा गया। उसके बाद कहा गया कि 60 दिनों यानी 2 मंथ के भीतर अमेरिकी सैनिक वापस आ जाएंगे। उसके बाद अगला कहा गया कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम आपस में समझौता करके एकीकरण कर लेंगे, हम लोग उसमें नहीं आएंगे, आपस में समझौता करके एकीकरण कर लेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट नंबर पॉइंट है, जो ये सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका जो है असीमित सहायता देगा, अमेरिका असीमित सहायता देगा, यानी उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना वियतनाम मांगेगा उतना अमेरिका पैसा देगा बर्बादी के बदले, ठीक है ना। यहां से जाकर के पेरिस समझौता फाइनली अमेरिका का अधिपत्व, अमेरिका के बदमाशी, अमेरिका का जो भी आप कहें, ये यहां से समाप्त हो गया। अमेरिका खुद हार गया, अमेरिका खुद हार गया, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब हारने वाला, जब आप लोग शांत रहिए, जब हारने वाला हार कर भी खुश रहे ना, तो जीतने वाली की खुशी में कोई दम नहीं रह जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर हिंद चीन चाहता तो अपने बर्बादी के लिए रो भी सकता था, गिड़गिड़ा भी सकता था अमेरिका के सामने कि अब छोड़ दो। 1978 में भी गिड़गिड़ा सकता था, दूसरे गांव के लोग हाथ पैर जोड़ सकते थे कि मेरा भी परिवार है, कहीं माइली गांव का हाल तुम मत कर देना हमारे यहां भी। लेकिन वह जो है अपने हार को हार माना ही नहीं। इसीलिए अगर आप हार कर भी अगर हंस दीजिएगा, फिर जीतने वाला का जीत जो है ना, वह कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है ना। हम बताए ना कि शोषण करने वाला का खुशी तभी है जब आप दुखी हो, समझ रहे बात ना। कोई आपको सता रहा है, इसीलिए सता रहा है कि आप टेंशन में हो। अगर आप उसके सताने से टेंशन में होंगे ही नहीं तो फिर उसको मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए कोई कहता है कि कोई चिढ़ा रहा है तो मत चिढ़ो, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि चिढ़ाने वाला का खुशी ही है कि चिढ़े। अगर कोई चिढ़ेगा ही नहीं तो फिर उसका खुशी खत्म हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगा, चिढ़ाना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब जो है 30 अप्रैल 1975, 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम जो है पूरी तरीका से एकीकृत हो जाता है, वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। और उस समय, यानी कि अगर हम इस समय का बात करेंगे, इस समय का, तो इस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था जेराल्ड फोर्ड, अमेरिका का, ठीक है। ये बस यहां तक बातें रह गई। अब अगर बात करेंगे तो बहुत काफी बर्बाद हुए थे। अगर हम सैनिक का बात करें तो लगभग आपको 5,60,000 के अप्रोक्स में सैनिक अमेरिका के मारे गए थे। बहुत सारे टैंक बर्बाद हो गए, बहुत सारे गोला बारूद बर्बाद हो गए, ठीक है ना। बस इतने तक बात था। अगर आपको कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा होगा तो अपने बुक में लिख लीजिएगा, नहीं लगा होगा तो चलिए हम लोग कहानी लिखने की तरफ मूव करते हैं। यानी आप लोग कॉपी खोलिए, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। वो पढ़ाई नहीं है, तनी किताब दो जाता हो, का कहते हैं। चलिए आइए देख लीजिए क्या लॉसेज हुआ।
क्या लॉसेज हुआ, लॉसेज को एक बार देख लीजिए ना, थोड़ा सा नीचे में 3-4 लाइन बचा हुआ है लॉसेज का, तो भी कह रहे हैं लोग कि करने के लिए, तो आइए लॉसेज देख लेते हैं। 9,855 करोड़ रुपया जो है डॉलर, करोड़ डॉलर खर्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद लगभग इतने सैनिक जो है वह मारे गए। उसके बाद नष्ट हो गए ना, लगभग 4,800 हेलीकॉप्टर, 3,600 टैंक, 3 लाख सैनिक घायल हो गए। उसके बाद जो है वह 56,000 सैनिक मर गए। ठीक है, अगर ये तो हुआ यूएसए का, यानी कि अमेरिका का बर्बादी। अगर अमेरिका के बर्बादी को छोड़कर हम हिंद चीन के बर्बादी देखेंगे तो इनका दक्षिण वियतनाम का स्पेशली बर्बादी, केवल 18,000 सैनिक मारे गए थे। केवल 18,000 सैनिक जो है दक्षिण वियतनाम के मारे गए थे। बस यही तो था। और कुछ छूटा है तो बोलिए, और कुछ छूटा है तो बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बहुत अच्छा सवाल है ना, जो 8 सूत्री योजना था। अच्छा आप बताएं सभी लोग कि हमने 8 सूत्री योजना निक्सन का बताया है क्या? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? सच सच बोलिएगा। एक आदमी का आगे से क्वेश्चन है कि सर जो 8 सूत्री था, 8 सूत्री जो था वो क्या है ना, सब गीत गवा गई। हम बताए नहीं है पागल कि ये जो है उसमें कमी क्या रह गया था 8 सूत्री में। ये जो कहा गया था ना 3 नंबर पॉइंट कि जो आपको थियो था, कहा गया, हाँ ये जो थियो था यह 1 महीना पहले, चुनाव से 1 महीना पहले इस्तीफा देगा। यही लोगों को बुरा लगा था, हम बताए थे। चलिए लिखवा देंगे, और क्या लिखवा देंगे, हो जाएगा। चलिए शुरू करिए आप लोग। टाइम हो गया तो आपको जितना लिखना है लिख लीजिए। 15 तक हम पढ़ाते हैं ना। अच्छा चलिए, खैर आप लोग किताब उताब बंद कर लीजिए भैया। हाँ तो दुखा रहा होगा, ठीक है ना, बंद कर लीजिए, आराम से रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। हमसे ज्यादा आप लोगों के बारे में कौन सोच सकता है आपके माता पिता के बाद, ठीक।